Hello and welcome guys in today's video. Today myself Vishal Chaudhary, as you know already, and today we are going to start your biology's first chapter named reproduction. Actually student, this chapter generally divides into the four parts, four basic part we can say, and the name of these parts are chapter 1 you can say reproduction in organisms, then has sexual reproduction in flowering plants, and the third one we can say human reproduction, and the fourth one we can say reproductive health. And now in today's video we will cover our topic reproduction. So let us, without wasting any more time, let us continue this beautiful video. Students, reproduction in organisms, इस चैप्टर को समझने से पहले वी शुड मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रोडक्शन कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज बेसिकली इट वर्क्स, ये काम जनरली करता कैसे है. तो चलिए हम इसको समझते हैं. Let us look here. In this video we will know about the sexual reproduction and the asexual reproduction, and what is sexual or asexual reproduction in organisms, इसको हम देखेंगे. But before that we should look an overview about the reproduction basic things. Students, as we know, each and every organism can live only for a certain period of time. The period from birth to the natural death of an organism represents इट्स लाइफ स्पैन. स्टूडेंट्स, हम एक बात जानते हैं कि किसी भी इंसान का जिसका जन्म हुआ है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उसको मिला हुआ है और एक सर्टेन टाइम के बाद में उसकी डेथ हो जाती है. तो उसके जन्म से उसके मृत्यु तक के वक्त को ही किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन कहा जाता है, जैसा कि जनरली हम सभी ऑर्गेनिजम्स में देखते भी हैं. लाइफ स्पैन्स ऑफ अ फ्यू ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन फिगर. अब मैं आपको एक फिगर दिखाऊंगा, उसमें आप डिफरेंट स्पेसीज, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन देखोगे. और लाइफ स्पैन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात और भी है, वो ये several other organisms are drawn for which you should find out their life spans and write in the spaces provided. अब examine the life spans of organism represented in the figure 1. अब बच्चों, आप इस चित्र में देख सकते हैं, इस इमेज में देख सकते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के जो लाइफ स्पैन है वो डिफरेंट है. Isn't it both interesting and intriguing to note that it may be as short as a few days or as long as a few thousand years? क्या आपको ये बात इंटरेस्टिंग नहीं लगती कि यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें से कुछ बहुत कम दिन जीते हैं और कुछ हजारों साल जीते हैं? मीन्स वो क्या वजहें हैं, व्हाट आर द मेन फैक्टर्स और द रीज़न बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट कि कुछ ऑर्गेनिज्म एक इतने लंबे लाइफ स्पैन के लिए जीते हैं, मीन्स उनका लाइफ स्पैन इतना ज़्यादा लेंथी होता है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स का जो लाइफ स्पैन है वो इतना ज़्यादा शॉर्ट है और वो कुछ दिन, और इवन वी कैन से कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो कुछ मिनट ही जीवित रहते हैं. सो व्हाई, ऐसा क्यों? लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरीली correlated with their sizes. The sizes of crows and parrots are not very different, yet their life span shows a wide difference. अब बच्चों, हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन होता है इट डजेंट रिलेटेड एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो उनके जो बॉडी की शेप है या उनकी फिजिक है या उनकी शेप पर डिपेंड करता है, क्योंकि एक क्रो और एक पैरट में बहुत ज़्यादा बॉडीली डिफरेंस नहीं होता. येट वी कैन से कि उनका जो लाइफ स्पैन है या एज है उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर हमें देखने के लिए मिल सकता है, मीन्स बहुत बड़ा डिफरेंस हमें देखने के लिए मिल सकता है. इसी तरीके से एक मैंगो ट्री और एक पीपल के ट्री में भी कोई बहुत ज़्यादा बेसिक डिफरेंस नहीं है इनके साइज और शेप में, बट इवन वी कैन से कि इनकी जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होती है. Whatever be the life span, death of every individual organism is certainty. अब देखिए, चाहे किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन कोई भी हो, कैसा भी हो, लेकिन एक नेसेसिटी है, एक सर्टेनिटी है कि सभी ऑर्गेनिजम्स की डेथ निश्चित. नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं स्टूडेंट्स, उनको छोड़ करके सभी की डेथ निश्चित है. अब देखिए, सिंगल सेल्ड एनिमल जो होते हैं उनकी डेथ क्यों नहीं होती, वी विल नो ऑल्सो अबाउट दिस. Given this reality, have you ever wondered how vast number of plant and animal species have existed on earth
for several thousands of years, there must be some processes in living organism that ensure this continuity. Yes, we are talking about reproduction, something that we take for granted. स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि जो ये जीवन चक्र है लिविंग स्पेसीज में, ऑर्गेनिजम्स में, इस धरती पर लाखों करोड़ों सालों से चलता आ रहा है. बट हैव यू वंडर कि क्या कभी आपको आश्चर्य हुआ है कि ये जो कंटिन्यूटी है, ये जो प्रोसेस है, ये कभी एंड क्यों नहीं होता? मीन्स ऐसा किस लिए होता है? एंड येस, यू आर राइट, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द रिप्रोडक्शन. यहाँ पर हम रिप्रोडक्शन की ही बात कर रहे हैं. मीन्स रिप्रोडक्शन एक ऐसा वे है, इसकी वजह से जो ऑर्गेनिजम्स की कंटिन्यूटी का प्रोसेस है ये चलता रहता है. तो चलिए इसके बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हम देखते हैं. अब ये तो हमने समझा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स related to this chapter. Now here is the first and foremost question, and what is that? That is reproduction, and in another words we can say what is reproduction. This is very important question, so let us look over this. Students, reproduction is defined as a biological process in which an organism gives rise to young ones, offsprings similar to itself. The offspring grow, mature and in turn produce new offspring, and thus there is a cycle of birth, growth and death. Students, हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन को अगर हम बायोलॉजिकल टर्म में डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है. यह एक जैविक प्रोसेस है जिसमें कोई भी पेरेंट अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स को, अपने जैसे यंग वंस को जन्म देते हैं. धीरे धीरे ये ऑफस्प्रिंग्स ग्रो होते हैं, मैच्योर होते हैं, एंड इनमें भी ये एबिलिटी आ जाती है, ये एबिलिटी इनमें इनहेरिटेड होती है कि ये भी अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स को मैच्योर होकर के जन्म दे सकें. एंड दिस इज द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. और यही प्रोसेस है जिसको हम रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं या हम इसको देखते भी हैं. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. और इसी तरीके से स्टूडेंट एक साइकिल चलता रहता है. मीन्स जो पेरेंट होते हैं वो यंग वंस को जन्म देते हैं, वो मैच्योर होते हैं, बड़े होते हैं, फिर वो अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं. उनके बच्चे धीरे धीरे ग्रो होते हैं, मैच्योर होते हैं, बड़े होते हैं, फिर वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. तो इस तरीके से ये एक साइकिल चलता रहता है. अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, रिप्रोडक्शन एनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पेसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन. और ये रिप्रोडक्शन ही है जो रेस्पॉन्सिबल है इस कंटिन्यूटी के लिए जनरेशन आफ्टर जनरेशन भी, कि जो इंसानों की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की पीढ़ियां ग्रो करती हैं, वो आगे एग्जिस्ट करती हैं. That is only because of the reproduction. So this is called reproduction. And here next we can say there is a large diversity in the biological world, and each organism has evolved its own mechanism to multiply and produce offspring. अब देखिए स्टूडेंट, हम सभी जानते हैं कि एक वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया में, और प्रत्येक ऑर्गेनिज्म की अपनी कुछ स्पेशलिटीज़ हैं, अपनी क्वालिटीज़ हैं, अपनी फिजिकल एबिलिटीज़ हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन की जो क्वालिटीज़ हैं उनको धारण करता है, उनको पॉजेस करता है. द ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट इट्स इंटरनल. अब what are those qualities? So on the basis of this we can say the organisms habitat its internal physiology and several other factors. Means कि जो ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट है, मीन्स वो जिस जगह से बिलोंग करता है, जहाँ पर वो सर्वाइव करता है, या उसकी ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी कैसी है. अभी कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर किसी ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी और एबिलिटी वी कैन से डिपेंड करती है. बेस्ड ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज ऑफ टू टाइप्स. अब देखिए, रिप्रोडक्शन में एक ऑर्गेनिज्म या दो ऑर्गेनिजम्स आपस में मिलकर भूमिका निभाते हैं. मीन्स कभी कभी तो कोई एक ऑर्गेनिज्म होता है खुद से रिप्रोडक्शन करता है, और कभी कभी रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में दो ऑर्गेनिजम्स को भी भाग लेना पड़ सकता है. ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट फॉर्मेशन. द रिप्रोडक्शन इज असेक्सुअल. जब अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स को रिप्रोड्यूस किया जाता है, मीन्स जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसे
यंग वंस को रिप्रोड्यूस करता है, उनको जन्म देता है विदाउट गैमेट फॉर्मेशन, बिना गैमेट फॉर्मेशन के, तब हम उसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। व्हेन टू पेरेंट्स, और साथ ही बच्चों व्हेन टू पेरेंट्स मीन्स वी कैन से जनरली व्हेन टू ऑपोजिट सेक्स participate in the reproductive process and also involve fusion of male and female gametes, it is called sexual reproduction। जब दो पेरेंट, जनरली वी कैन से दो अपोजिट सेक्स आपस में मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं और उनके बीच में गैमेट्स का आपस में फ्यूजन होता है, उसकी वजह से जो ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, so this process is called sexual process, means sexual reproduction we can say। Now here first of all we will talk about the asexual reproduction and let us look over there। Dear students, in this method a single individual parent is capable of producing offspring। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट ही जिम्मेदार होता है अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स को रिप्रोड्यूस करने में। साथ ही इसी के परिणाम स्वरूप द ऑफस्प्रिंग्स दैट आर प्रोड्यूस्ड आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आर ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दियर पेरेंट्स। और इस प्रोसेस से जो यंग वंस रिप्रोड्यूस होते हैं वो केवल अपने पेरेंट के जैसे ही नहीं होते, इवन वी कैन से वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट के, वेदर के वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो। Are these offsprings likely to be genetically identical or different? यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बन जाता है स्टूडेंट्स कि ये ऑफस्प्रिंग जो होते हैं क्या ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं या डिफरेंट होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन वी कैन हियर से द टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। हम यहाँ पर इन ऑफ स्प्रिंग्स के लिए एक टर्म यूज करते हैं क्लोन, मीन्स बिल्कुल सेम अपने पेरेंट के जैसा, उसको हम क्लोन कहते हैं। तो ये जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं ये सिमिलरली अपने पेरेंट के जैसे होते हैं और इनको क्लोन भी कहा जाता है क्योंकि ये अपने पेरेंट से ही जन्म लेते हैं। एक पेरेंट होता है उसी से जन्म लेते हैं और इनमें गैमेट्स का कोई मेल नहीं होता, मीन्स नो नीड ऑफ अपोजिट सेक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट बात आ जाती है, लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। के डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में जो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये कितना ज़्यादा वाइड है, कितना ज़्यादा वास्ट है, अब हम इसको देखते हैं और ये क्यों इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है इसके बारे में अब हम इस वीडियो में नेक्स्ट बात करते हैं। Asexual reproduction is common among single celled organisms। स्टूडेंट मस्ट रिमेंबर कि जो asexual reproduction है that is very common, ये बहुत कॉमन होता है किन में, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में। ये रिप्रोडक्शन जनरली देखने में सिंगल सेल्ड एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स में आता है, मीन्स एक कोशिकीय जीव। प्लांट्स, साथ ही प्लांट्स में, एनिमल्स में विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनिज्म। साथ ही हम कह सकते हैं कि इनके साथ ही जो साधारण ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें इन प्रोटिस्ट एंड मोनेरेंस द ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट्स डिवाइड्स बाय मिटोसिस इनटू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स। Thus in these organisms cell division is itself a mode of reproduction। Now look here students, many single celled organism reproduce by binary fission। अब देखिए बहुत सारे सिंगल सेल्ड एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस होते हैं। एंड व्हाट इज बाइनरी फिजन? अब देखिए ये टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी पूछी जा सकती है, तो आप बहुत ज़्यादा अटेंशन से इसको समझेंगे कि व्हाट इज बाइनरी फिजन इन द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म वेयर अ सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स एंड ईच रैपिडली ग्रोस इनटू एन एडल्ट। एग्जाम्पल के लिए वी कैन से अमीबा एंड पैरामीशियम। बच्चों जब कोई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है एंड इट इटसेल्फ डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, और ये अपने आप में दो पार्ट, अब ये कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ये अपने आप में दो पार्ट में डिवाइड हो गया। दो पार्ट में डिवाइड्स होने के बाद में इसका जो ईच, अब ये टू पार्ट्स हो गए, ईच पार्ट ग्रोज रैपिडली,
तेजी से जब वो बढ़ता है और यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म के दो पार्ट हो गए, मीन्स अब ये दो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। आगे को ये अपने आप में जब डिवाइड होंगे तो ये दो ऑर्गेनिज्म और हो गए, ये दो ऑर्गेनिज्म हो गए। तो इस तरीके से इनका रिप्रोडक्शन चलता रहता है जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। इसके एग्जांपल्स अमीबा एंड पैरामीशियम जनरली वी नो। ईस्ट में द डिवीजन ऑफ is unequal and small birds are produced that remain attached initially to the parent cell, which eventually get separated and mature into new yeast organisms cell। अब बच्चों ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट में जो डिवीजन होता है सेल्स का वो अनइक्वल होता है और स्मॉल होता है। जो स्मॉल बर्ड्स होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं और वो अपने पेरेंट्स से जुड़ी होती हैं, मीन्स ईस्ट से अपने पेरेंट्स से वो जुड़ी होती हैं। साथ ही शुरुआत में वो ईस्ट से जुड़ी होती हैं एंड बट धीरे धीरे मीनवाइल ये अपने पेरेंट सेल्स से धीरे धीरे डिवाइड सेपरेट होती जाती हैं और अपने आप में एग्जिस्टेंस में आ जाया करती है। तो स्टूडेंट, इन टुडेज वीडियो अबाउट द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इसके आगे अबाउट द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है। एंड आई होप गाइस कि वीडियो आपको समझ आई होगी। एंड रिलेटेड टू दिस video, if you have any kind of query, any suggestion, comment in your mind, so you are completely free to message me. I'll try to solve out your problems. बाकी अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बाकी थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।